हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अभी तक हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया है, जिससे हमें ये पता चला कि लाइट के दोनों बिहेवियर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल में हमने क्या रीड करना है, क्या स्टडी करना है, देखिए। जो बोहर का मॉडल था, ये मॉडल किस पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन रेडिएशन ऑफ इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है इसे, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। इसमें हम इस बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे वो क्या क्या थे, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थ्योरी से रिलेटेड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी। तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर्स करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो एटम का सेंटर होता है वो, उसके सेंटर को न्यूक्लियस बोला गया, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करेंगे। जहाँ तक कि रदरफोर्ड के मॉडल में एक लिमिटेशन आई थी, और उसके लिमिटेशन में ये बोला गया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है, या एनर्जी लूज़ करने के बाद वो अपने पाथ को चेंज करता है। लेकिन इसने क्या बोला, सुनिए ध्यान से। इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड the center of atom, जिससे सेंटर ऑफ एटम को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द सेंटर ऑफ एटम, जिसे बोला गया है न्यूक्लियाई, और जो रिवॉल्व करेगा इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, और इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल को बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट्स, आप इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को शेल भी बोलते हैं, आप इस स्टेशनरी ऑर्बिट्स को शेल भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, शेल, या फिर आप इन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। इसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व कैसे करेगा? जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज, और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, इन्हें ऑर्बिट्स भी बोला गया। ये आपकी थर्ड शेल है। तो इसने बोला, इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी जब भी एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ना तो वो एनर्जी लूज़ करेगा, ना ही एनर्जी गेन करेगा। तो ये बात इसने बोली। क्या बोला इसने? इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और गेन, neither lose energy when revolve in fixed energy
लेवल जिन्हें आप क्या बोलते हो, स्टेशनरी ऑर्बिट। इसने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना इन ऑर्बिट्स के अंदर तो वो कभी भी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। इसने क्या बोला, इसने बोला अगर ये फिक्स्ड एनर्जी, ये सबसे पहली शेल है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, सेकंड शेल है एन की वैल्यू कितनी है 2 है, थर्ड शेल है एन की वैल्यू क्या है 3 है। फर्स्ट शेल को क्या नाम दिया गया के शेल, सेकंड शेल को नाम दिया गया एल शेल, थर्ड शेल को नाम दिया गया एम शेल। इसी तरह एक और शेल है जिसको नाम दिया गया एन शेल, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, इन्हें एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट इसका ये था। और जो इसका सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था, कहता है, ये बोलता है जैसे जैसे न्यूक्लियाई का और इन शेल्स में आने वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। क्या बोलता है, ये बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इंक्रीजेज, देन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हम, अगर आपका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने n को क्या पुट किया है 1। जब n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इसे बोला गया फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या बोला गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल, और इसको E1 से लिखा गया। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हुआ सेकंड एनर्जी लेवल, और इसको E2 से लिखा गया। इस तरह से थर्ड एनर्जी लेवल को E3 से लिखा गया। तो ये बात याद रखिएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियाई से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो एनर्जी न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्सेस ही नहीं रहेंगे, तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी ज़ीरो मानी जाएगी, एनर्जी ज़ीरो मानी जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियाई का डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उस केस में एनर्जी मैंने क्या मान ली, ज़ीरो मान ली। अगर इनफाइनाइट वाले की ज़ीरो है तो उससे पहले वाले जितने भी एनर्जी लेवल है उनकी माइनस में, नेगेटिव में एनर्जी होगी। ये बात आप याद रखिएगा कि जो एनर्जी है ना इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, चाहे वो पहला एनर्जी लेवल है, चाहे वो दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा चाहे वो फोर्थ एनर्जी लेवल है, इन सभी की जो एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी। कैसे रहेगी, क्या होगा, एनर्जी की बात अभी हम बाद में करेंगे, बाद इसके जब बात पोस्टुलेट आएगा एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ बताएंगे हम आपको। सिर्फ आप इतनी बात याद रखें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनकी एनर्जी अगर ज़ीरो है तो जो इससे पहले वाले एनर्जी लेवल होंगे उसमें इनकी एनर्जी नेगेटिव में रहेगी। तो ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। तो इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या था वो सुनिए। ये कहता है कि आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स, आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन revolve only in those orbit in which angular momentum is integral multiple of h/2 पाई। इसका मतलब क्या, सुनिए ध्यान से। इसने बोला आपके पास बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियाई के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस मल्टीपल में है, h/2 पाई के मल्टीपल में है। अगर हम ये बोल लें कि ये न्यूक्लियाई है और ये आपकी फर्स्ट शेल है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v, और इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m, और जो ये रेडियस है वो क्या है r।
तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। रेडियस, रेडियस किसकी? रेडियस, ये रेडियस की बात की जा रही है, न्यूक्लियस से लेके उस ऑर्बिट तक की रेडियस। ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। उसने बोला जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्या होना चाहिए? वो मल्टीपल में होना चाहिए। क्या, किस मल्टीपल में होना चाहिए? h/2π। तो NH/2π। अगर यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 भी हो सकती है फर्स्ट शेल के लिए, सेकंड शेल के लिए 2, थर्ड शेल के लिए 3, फोर्थ शेल के लिए 4, इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करें, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है। तो जब हम इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो h/2π के मल्टीपल में ये वैल्यू आएगी। और अगर सेकंड शेल की बात करूँ तो n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2h/2π, अगर सेकंड शेल में उसे रिवॉल्व करना है। अगर उसे थर्ड शेल में रिवॉल्व करना है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल होगा 3h/2π। इसी तरह फोर्थ में 4h/2π, इस तरह से मल्टीपल में आएगा। और इसी पोस्टुलेट को आगे जाकर डी ब्रोगली ने भी अपने एक्सप्लेन किया और उसने इसको एक्सप्लेन किया। इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर हमने आगे चलना है। तो इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रखें। क्या? एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियाई हमेशा मल्टीपल में रहेंगे h/2π के। अगर ऐसा होता है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर ऐसा होता है तो तभी वो उस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज रिवॉल्व नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो इसका थर्ड पोस्टुलेट था। तो ये थर्ड जो पोस्टुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने साथ में लेकर चलना है और इसी की हेल्प से हम आगे की कैलकुलेशन को करेंगे। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, वो देखिए। इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या है? नेक्स्ट पोस्टुलेट है, अगर तो इसको मेंटेन करना है, टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, अगर तो इसको सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है तो नेसेसरी कंडीशन है एक। क्या नेसेसरी है? ये नेसेसरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। ये आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अगर ये न्यूक्लियाई है और इसको चार्ज बॉडी मैंने मान लिया Q1 और ये एक शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये चार्ज बॉडी है Q2, और अगर ये Q2 एक Q1 चार्ज बॉडी है Q2, इसको मैंने इक्वल मान लिया, Q1 को मैंने इक्वल मान लिया ZE के। E जो है वो चार्ज होता है, चाहे वो प्रोटॉन पे है। इस न्यूक्लियाई के अंदर क्या पड़े हुए हैं? प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। और अगर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं तो Z क्या एटॉमिक नंबर, E क्या है? चार्ज। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने मान लिया E, ठीक है। इनके बीच का जो रेडियाई है वो क्या होगा? R, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? V। ये तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है? K Q1 Q2 बाय में R²। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई के स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो Q1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? ZE, और Q2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? E, और बाय में क्या है? R²। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ZE² बाय में R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगर बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, किसकी फोर्स की? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंटर, एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका जितना भी फोर्स है वर्क कर रहा है सेंटर की तरफ, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? mv² बाय में r।
mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रेडियाई बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, mv² बाय में r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ZE² बाय में r²। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए तभी सर्कुलर मोशन मेंटेन रह सकता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन का। तो नीचे जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ये निकाला था। ये हमारी जो थी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी दो इक्वेशन है जिसको हमने साथ में लेकर चलना है, और जो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई। आपको मैं पहले बता दूं कि जो ये बोर मॉडल था, ये बोर मॉडल को हमने बोला कि ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है, और ये किस पे एप्लीकेबल है, ये भी बात याद रखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये एप्लीकेबल है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एप्लीकेबल है ओनली हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स मतलब हाइड्रोजन जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इस टाइप के जो हमारे पास पार्टिकल दे रखे होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम वाली, सेकंड इक्वेशन है हमारी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसकी, रेडियाई की, रेडियाई ऑफ एटम। सबसे पहले वैसे तो आपकी नोटबुक्स में डायरेक्ट रेडियाई का फॉर्मूला लिखा गया है, और वो रेडियाई का फॉर्मूला क्या है, रेडियाई ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है R इज इक्वल टू 0.0529 Z² बाई n² बाई में Z एंगस्ट्रॉम, ये है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, ये यहाँ पर देखो n क्या है बच्चों, n है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल या थर्ड शेल, और z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, हीलियम पॉजिटिव के लिए z की वैल्यू 2, Li+2 के लिए z की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसके लिए 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट शेल है सेकेंड शेल, क्लियर है। तो आप फर्स्ट शेल के लिए भी रेडियाई निकाल सकते हैं और सेकंड शेल के लिए भी रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको RnZ, वेयर n रिप्रेजेंटेड, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को, और z किसको रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। अब ये फॉर्मूला कैसा आया ये देखिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हमने सबसे पहले v की वैल्यू निकाली। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने v की वैल्यू निकाली, m और r मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले गए, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी NH बाय में 2 पाई m इंटू में r। ठीक है, ये v की वैल्यू, इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3, इस v की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू में। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो m, v की वैल्यू क्या है, m बाय में r है, m बाय में r है, v² है ना, तो v का स्क्वायर कर दो, v का स्क्वायर करो क्या आएगा यहाँ पर n² h² बाय में 4 पाई² और m² r², ये v² हो गया। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ZE² बाय में r²। देख लीजिए कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है, r² से r² यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, r² डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में इजीली कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, और देख लीजिए यहाँ पर एक m है, यहाँ पर m² है, तो एक m बच गया। ये यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। और रेडियाई की वैल्यू निकाल ली। हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इस r, ये r डिवाइड में है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हुआ तो मैं इस r को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सुनिए ध्यान से,
ये आर डिवाइड में होता था कि मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में था तो ये इसको हम डिवाइड में लाए, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हुई, आर की वैल्यू क्या हुई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर एम बचा यहाँ पर जेड ई स्क्वायर। ये बच्चों आर की वैल्यू आई, और इस आर की वैल्यू को जब हम सोल्व कर लेंगे, अब सुनिए ध्यान से, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ शेल, एच क्या है, एच है हमारे पास कांस्टेंट, और ये कौन सा कांस्टेंट होता है आपको बताया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता है, ये क्या है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको पता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसके बाद जेड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जेड चेंज होगा, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। और ई क्या है, ई है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, क्या क्या, ये एन को छोड़ दो, ये एच कांस्टेंट है, 4 पाई और एम और ई ये सभी वैल्यू कांस्टेंट है। जब इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को यहाँ रखा और उसको सोल्व करा तो वैल्यू आई 0.0529 बचा क्या एन स्क्वायर बाय में क्या बचा जेड, और यूनिट क्या है इसकी एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं,